नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके का पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 8 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो भारत की जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसका जो कौन सा शेड्यूल ऐसा है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है, तो है 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल कानून जो है, दल बदल विरोधी कानून जो है, इससे संबंधित है। अगर मैं बात करता हूँ भारत के संविधान की, तो यहाँ पे जो है कुल जो है वो 12 अनुसूची बताई गई है। एक एक अनुसूची की हम बात करते हैं, जैसे कि 4th शेड्यूल, चौथी जो अनुसूची है वो किसकी बात करती है। तो अगर मैं चौथी अनुसूची या 4th शेड्यूल की बात करती है, तो ये राज्यसभा में जो सीटों का जो बंटवारा होता है उसकी बात करती है चौथा शेड्यूल। अगर मैं राज्यसभा की ही बात करता हूँ, तो राज्यसभा में टोटल सीटें 250 है और वर्तमान में जो राज्यसभा में वो 245 सदस्य बैठते हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें पूछा जा सकता है, तो 3 सीटें हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की है। अगर बात करते हैं इसके बाद 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान की भाषाओं की बात करती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषा उल्लेखित है, तो याद रखना 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार 10वीं अनुसूची की अगर बात की जाए, तो 10वीं अनुसूची बात करती है एंटी डिफेक्शन लॉ की। 11वीं अनुसूची बात करती है पंचायतों की और 12वीं अनुसूची बात करती है नगर पालिकाओं की। तो हर एक चीज़ आपको याद रखना है कि 11वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है। आपको अपना जीके, साइंस और हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग भी हो तो भी आप इन तीनों ही सब्जेक्ट में 50 नंबर आराम से मार सको। और जीके मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर ये सारी वीडियो देख लेंगे, अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक साथ नहीं देखी है, उन सातों की सातों को वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको भी देख लें। और अगर आप जो है हमारे एक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिस ग्रुप में डेली जीके का कंटेंट जो आपके बीच शेयर किया जाएगा, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इससे भी आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, और जो 5वीं अनुसूची यहाँ पे दी है, 5वीं अनुसूची में है कि जो असम, मेघालय, मिजोरम के जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए जो है विशेष दर्जा दिया गया है। 5वीं अनुसूची में बात की गई है। और जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल है इसमें बात की गई है यूटी और जो स्टेट्स है इनकी सूचियों की बात की गई। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो ये हमने पढ़ा पहले क्वेश्चन के बारे में बहुत ही डिटेल से। निम्न में से अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस रूप से भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तो निम्न में से किस रूप से भारतीय नागरिकता मिल सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जन्म द्वारा भारतीय नागरिकता बिल्कुल मिल सकती है, प्राकृतिक रूप से भी मिल सकती है, रजिस्ट्रेशन द्वारा भी। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो जाएगा डी, ऑप्शन डी, ये सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि भारतीय नागरिकता को आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिटेल वाला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को अपने जो हमारी सीरीज आती है उसमें डिटेल से डिस्कस करा चुका हूँ। देखिए, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है चाहे उपराष्ट्रपति बनना है, आपकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। आप राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, आपकी उम्र जो है दोनों के लिए ही 35 साल होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो 35 साल, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो तो 35 साल, अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो 25 साल, और अगर आप सदस्य बनना चाहते हो राज्यसभा के तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल। तो हर एक बात आपको याद होनी चाहिए। अगर लोकसभा की बात कर लेता हूं मैं, तो लोकसभा में टोटल 550 सीटें हैं। 550 में से वर्तमान में 543 सदस्य चुने जाते हैं। उसी प्रकार अगर राज्यसभा की बात की जाए, तो राज्यसभा में 250 में से 245 सदस्य जो है बैठते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो परीक्षाओं में अब देखने को जरूर मिलेंगे। अगर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, तो इनका नाम था न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। तो न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जो है हिमाचल पूरे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन यही नहीं रुकेगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हीरालाल जे कानिया तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, पहले पूरे भारत के। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है DY चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। प्रश्न ये भी बन सकता है कि हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बहुत बार बना है, तो इनका नाम है मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बेग। तो मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बेग हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश है।
उसी प्रकार अगर मैं पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की, इनका क्या नाम है, तो इनका जो नाम है वो है लीला सेठ। लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है विधानसभा के पहले अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के, तो इनका नाम है पंडित जयवंत राम। तो पंडित जयवंत राम विधानसभा के पहले स्पीकर या पहले अध्यक्ष थे। प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि पहले महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी। तो पहली महिला जो विधानसभा स्पीकर थी, इनका नाम था विद्या स्टोक्स। क्या नाम था? विद्या स्टोक्स। तो आपको हर एक बात याद रखनी है, हर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले चीफ कमिश्नर पूछेगा तो बोलेंगे एनसी मेहता, पहले डिप्यूटी चीफ कमिश्नर पूछेगा तो ईपी मुन। उसी प्रकार बहुत सारी बातें यहां से है जो कि मैं आने वाले पार्ट्स में आपको बताता रहूं। किस साल में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई? तो ऐसी कौन सी साल थी जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को गठित किया गया था? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 के आसपास जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ योजना आयोग की, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है योजना आयोग। इस योजना आयोग की जो स्थापना होती है, योजना आयोग की जो स्थापना होती है ये होती है 1950 में। याद रखना, योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950-51 के आसपास। और उस समय जो योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि योजना नाम का बदल कर नया नाम क्या हो गया? तो नया नाम जो हो गया है योजना आयोग का, वो हो गया है भैया नीति आयोग। कब ये नीति आयोग गठित किया गया? क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है। तो नीति आयोग गठित किया गया 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग गठन किया गया था। नीति आयोग का, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के वो कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ही अध्यक्ष है नीति आयोग के, ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना हमारा कार्य है। कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व उपराष्ट्रपति उनके पद से हटाने का अधिकार सत्ता किसके पास नहीं था? देखिए अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप उनको उनके पद से हटाना चाहते हो, उपराष्ट्रपति को भी और राष्ट्रपति को भी, दोनों की बात करता हूँ। क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर तो एक प्रक्रिया लगाई जा सकती है संसद के द्वारा, उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, इम्पीचमेंट। वो है आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? जो है महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत संसद लगा सकता है। और अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उनको भी कौन हटा सकती है? संसद। तो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों में ये पत्र जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाके जो है वो उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर मैं संसद की बात कर लेता हूँ तो संसद के 2 सदन है, एक राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा है। खुद संसद का जिक्र होता है आर्टिकल 79 में, राज्यसभा का जिक्र होता है आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का जिक्र होता है अनुच्छेद 81 में। तो आपको अनुच्छेद भी याद रखने हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है कोई पता नहीं चलता। अगर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति भारत के वर्तमान में कौन है? तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। इनको शपथ कौन दिलाता है? देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है, जैसे जगदीप धनखड़ है भारत में वर्तमान में, इनको शपथ भी दिलाई द्रौपदी मुर्मू ने, और ये त्यागपत्र भी किसको देंगे? द्रौपदी मुर्मू को ही देंगे। तो आपको एक एक बात जो है चप्पे चप्पे की बात पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय न्यायपालिका का कौन सा क्षेत्र अधिकार जनहित याचिका सम्मिलित करता है? तो भारतीय न्यायपालिका का कौन सा क्षेत्र अधिकार है जो जनहित याचिका को सम्मिलित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य के जिला न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट जजेस इन ए स्टेट आर अपॉइंटेड बाय। तो जो डिस्ट्रिक्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं, इनको जो नियुक्त किया जाता है ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हमारे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में शिव प्रताप शुक्ला जी। देखिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया DY चंद्रचूड़ है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, इनको शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, इनको शपथ जो दिलाएगा, उच्चतम न्यायालय के इनको शपथ जो दिलाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, वो दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट को जो नियुक्त जो करेगा। शपथ तो गवर्नर दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, लेकिन जो यहाँ इनको जो अपॉइंट करता है वो राष्ट्रपति करता है, शपथ दिलाता है राज्यपाल। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और राज्यपाल इनको जो है वो क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की शपथ की बात आए तो उसको शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जो है शपथ दिलाता है। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के हैं राजीव कुमार। आपको जो मैं ये एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूँ ना, ये सारी की सारी बातें आपको किसी की कॉपी बना लेनी और लिख लेनी है भाई, और इनको ना बहुत ही डिटेल से इस वीडियो को 2 बार देखना है, तब जाके ये सारी बातें, अगर आपने ये सारी बातें क्लियर की, कोई किताबें कोई बुक से आपको खोलने की फर्क नहीं पड़ेगा। आप किताबें खोल रहे हो, बुक से खोल रहे हो, अगर आप जब तक ये 100 वीडियो बनने वाली है, साइंस, हिंदी और जीके तीनों की ही, अगर आप इनको देख लोगे ना तो काम खत्म है भाई। यहीं पे आप जो है 50 में से 40 नंबर अपना पैक कर लोगे, और नेगेटिव मार्किंग है, आप 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 40 क्वेश्चन अगर करके आओगे अच्छा क्वेश्चन, तो भैया आपका सिलेक्शन पक्का है। मैथ और रीजनिंग में भी आप जो है आराम से 20 नंबर ले लोगे, कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी आपके 10 नंबर आ जाएंगे। तो 40 + 70, अगर आपके 90 में से 70 नंबर आ रहे, 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो भैया पुलिस में तो मेरिट आपको पता है 50 नंबर ही जाती है, 50, 55 और 60 जाती, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाती। और नेगेटिव मार्किंग में तो यही रहने वाली है 40, 50, 55, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहने वाली है। तो आप बिल्कुल तैयार करें अपने आप को, क्योंकि इस बार मिशन वर्दी हमारा चलने वाला है, और ये मिशन वर्दी जो है इसमें आप मेरे साथ चले। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें अगर आप ये वीडियो पसंद कर रहे हो। शिक्षा को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान की 3 लिस्टों में बांटा गया है। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, तीसरी जो है कंक्रीट लिस्ट है। अगर मैं यूनियन लिस्ट की बात करता हूँ, संघीय सूची की बात करता हूँ, तो संघीय सूची में जो है वो क्या क्या है, तो देखिए जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा तो जो है वो समवर्ती सूची में आ जाती है। एजुकेशन जो लिस्ट है वो समवर्ती सूची में आ जाती है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, आपका पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, तो ये सारे के सारे जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है सारी की सारी जो है वो कंक्रीट लिस्ट में आई। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंध रखते हैं? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन से बात करता है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन से जो बात करता है वो करता है आर्टिकल 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 जो बात करता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से बात करता है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए, भारतीय संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 होते थे, लेकिन एक संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर, जो कि अब जो है 300 के 1 में डाला गया है, संपत्ति का मौलिक अधिकार, और इसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो वर्तमान में जो है अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो इन मौलिक अधिकारों की डिटेल से बात कर लेते हैं। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाए तो आर्टिकल 23 और 24। अब मैं डिटेल से बात करता हूँ। सबसे पहले मौलिक अधिकार पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से 18, इसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। फिर पढ़ेंगे 14 से 18 समानता का अधिकार। फिर 19 से 22 पढ़ेंगे स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार। फिर पढ़ेंगे 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो परीक्षा में आया था। फिर आएगा 25 से 28 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 25 से 28 जो है वो है राइट टू फ्रीडम रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम रिलीजियस जो है ये आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है भैया 29 से 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की आप अपना संस्थान वगैरह खोल सकते हैं, आपके पास आपके रीति रिवाज जो है कल्चर है उसके लिए आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 32 जिसको संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, जो अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम रिट जारी कर सकते हैं। रिट जो है वो कितने प्रकार की है, तो रिट पता होना चाहिए। रिट जो है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की रिट होती है भैया? 5 प्रकार की रिट होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर आपको रिट लगानी है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत ही रिट लगा सकते हो, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट पर रिट को जारी करना चाहते हो तो अनुच्छेद नंबर 226। दोनों बातें आपको याद रखनी। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनकी सेवानिवृत्ति 62 साल होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिटायर होते हैं 65 साल में। तो हर एक बात आपको याद रखनी है। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा स्पीकर। लोकसभा जो स्पीकर है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, चाहे वो राज्यसभा को बुलाना हो। बुलाता कौन है? देखिए, अगर इनकी अध्यक्षता तो करते हैं लोकसभा स्पीकर, लेकिन अगर बुलाता कौन है तो बुलाता लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। वर्तमान में भारत की लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री आप जानते हो डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी है,
नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है, डॉक्टर तो नहीं हो भी सकता है डॉक्टर लगाए, क्योंकि डिग्रियां है हमारे पीएम के पास। और उपराष्ट्रपति की अगर बात करें, तो उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूं, तो उपराष्ट्रपति की जो वो है जगदीप धनखड़। तो हर एक बात आपको याद रखनी है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और डिप्यूटी जो, लेकिन अगर स्पीकर नहीं होगा, मान लो कि अगर स्पीकर नहीं होगा, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अगर स्पीकर नहीं होगा तो अध्यक्षता करेगा डिप्यूटी स्पीकर, और अगर डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं होगा तो अध्यक्षता कौन करेगा? डिप्यूटी चेयरमैन। तो दोनों बातें याद करना है। तो हमने जो प्रधानमंत्री जी जो है हमारे देश के, वो नरेंद्र मोदी जी, ये अध्यक्षता करते हैं। देखिए, ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और इस बार जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है वो रशिया के कजान नामक शहर में हो रहा है, जहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो है क्या होंगे? हाजिर होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि कौन सी कंपनी महारत्न का है? देखिए, कौन सी कंपनी का जो स्टेटस है वो महारत्न का है? तो सेल भी महारत्न है, गेल भी है और भेल भी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, सेल का पूरा नाम पूछा जा सकता है। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल का है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और भेल का जो है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल का पूरा नाम है। और ये तीनों जो है वो महारत्न कंपनी वाली कंपनी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि ध्रुवों पर दो सतत मध्य की दूरी होती है। तो ध्रुवों पे जो है बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स एट पोल्स एट, तो ये होती है 0 डिग्री किलोमीटर। देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। कर्क रेखा की, ये देखिए पृथ्वी दो बराबर भागों में बटी हुई है। ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखा आएगी इनको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, और नीचे जो जितनी भी अक्षांश रेखा आएगी उनको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। दोनों बातें याद रखनी है। 66.5 डिग्री दक्षिण पे जो रेखा है उसका नाम है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक सर्कल। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो एक अक्षांश रेखा है उसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। तो दोनों बातें, ये चारों की चारों रेखाएं आपको याद रखनी है। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से सुन लो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है भूमध्य रेखा ने। ऊपर जो अक्षांश रेखा आएगी उनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है आर्कटिक रेखा। उसी प्रकार दक्षिण अक्षांश में भी है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे है मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे जो रेखा है उसका नाम है अंटार्कटिक। ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। दोनों ही बातें आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए मद्देनजर देखते हुए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा डेट लाइन गुजरती है। जो अंतरराष्ट्रीय जो डेट लाइन है वो गुजरती है बेरिंग जल डमरू मध्य से। ये बेरिंग जल डमरू मध्य वही है जो नॉर्थ अमेरिका को एशिया के साथ जोड़ता है। तो नॉर्थ अमेरिका को एशिया के साथ जोड़ता है बेरिंग जल डमरू मध्य। अगर हम 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें, ये 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। और 1 डिग्री देशांतर का जो मतलब होता है वो 4 मिनट होता है। कितने मिनट होता है? 4 मिनट होता है 1 डिग्री देशांतर का मतलब। अब जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश में है। इस रेखा को जीएमटी भी कहा जाता है, और जीएमटी का पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। उसी प्रकार इंडिया में भी एक टाइम जोन लाइन है जिसका नाम है आईएसटी, जिसका नाम है इंडियन स्टेट टाइम। भारत की जो टाइम जोन रेखा है वो 22.5 डिग्री से मानी जाती है, और मैंने बोला था 82 डिग्री देशांतर से मानी जाती है। 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। तो जब हम 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा भैया 330 मिनट। कितना आ जाएगा? 330 मिनट। तो भारत का समय, क्योंकि भारत है पूर्वी देशांतर पे, तो जितने भी देश पूरब में आएंगे ना, देखो यहाँ पे जितने भी देश इधर को आएंगे क्योंकि सूर्य की रोशनी पहले यहाँ पड़ेगी, इनका समय चलेगा भैया आगे। ये बात आपको याद रखनी। तो भारत भी आता है पूर्वी देशांतर उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत का समय भी चल रहा है क्या? आगे। तो भारत का समय कितना आगे चल रहा है? 330 मिनट चल रहा है अभी इंग्लैंड से। तो भारत के 5.5 घंटे अभी आगे चल रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4.5 मिनट। अगर कोई देश 15 डिग्री देशांतर पूरब में है तो आप 4 से गुणा करेंगे तो उसका समय कितना आगे चलेगा? 60 मिनट आगे चलेगा। एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अराकनयोमा हिमालय का विस्तार जो अवस्थित है। तो अगर मैं अराकनयोमा की बात करता हूँ तो ये अवस्थित है म्यांमार में। कहाँ पे अवस्थित है? म्यांमार में। अब भारत के ऐसे कौन से कितने ऐसे
राज्य है जो म्यांमार से टच होते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड टच करता है, मिजोरम टच करता है और मणिपुर टच करता है। आपको ये हर एक बात याद होनी चाहिए यहाँ से। अब आते हैं कुछ हिमाचल प्रदेश के जीके में कि इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो इंद्रासन कुल्लू में है, आपका सोलंग पीक कुल्लू में है, दियो टिब्बा कुल्लू में है, श्रीखंड पीक कुल्लू में है, क्षितिधार पीक कुल्लू में है, उमाशिला पीक कुल्लू में है, परागला पीक कुल्लू में है। तो ये सारी की सारी पीक जो है कुल्लू में। अगर कुल्लू के कुछ पासेस की बात की जाए तो कुल्लू में जैसे एनिमल पास है, कुल्लू में तैंती पास है, कुल्लू में चंद्रखैनी दर्रा है, कुल्लू में रसोल दर्रा है। कुल्लू में कौन कौन से दर्रे? एनिमल है, एनिमल पास है, एनिमल तैंती दर्रा है, आपका चंद्रखैनी दर्रा है, रसोल दर्रा है। तो ये सारे के सारे दर्रे जो है ये कुल्लू ज़िले में। इसके बाद लालुनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो लालुनी जोत की अगर बात की जाए तो लालुनी जोत है भैया लाहौल और स्पीति में। लालुनी जोत तो लाहौल स्पीति में है। टेम्पोला दर्रा कहाँ पे? तो टेम्पोला जोत भी लाहौल स्पीति में। कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति में है। आपका देखिए कुछ दर्रे ऐसे भी है, शिपकिला दर्रा लाहौल स्पीति में, लेकिन कुछ दर्रे ऐसे भी है जो लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं। तो लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं जैसे कालीचो दर्रा और छोबिया दर्रा। उसी प्रकार जैसे पांगी धार को जो है वो लाहौल और भरमौर से जो जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है? तो मतलब वो छोबिया दर्रा ही है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आपका गारो दर्रा है, कौन सा है भैया? गारो दर्रा। तो सॉरी गारो दर्रा नहीं है, तो छोबिया दर्रा जो पांगी धार को लाहौल भरमौर से जोड़ता है। उसी प्रकार कुगती दर्रा जो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तेंदू दर्रा है, तेंदू दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। सारा उंगला दर्रा है, ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। अगला और आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन कि कालिका कुंड पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो अगर मैं कालिका कुंड पानी के स्रोत की बात करता हूँ, देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो कालिका कुंड पानी का स्रोत है चंबा जिले में। कहाँ पे है? चंबा जिले में है, ये बात आपको याद रखनी है। उसी प्रकार तत्ता पानी गर्म पानी का झरना कहाँ पे है? तो तत्ता पानी गर्म पानी का झरना मंडी जिले में है, ये बात आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राहाला कहाँ पे है? राहाला जो है वो कुल्लू में है, लेकिन कुल्लू के कहाँ पे? मनाली में स्थित है। मनाली और कुल्लू में, कुल्लू की अगर बात की जाए तो कुल्लू में है खीर गंगा गर्म पानी का चश्मा, खीर गंगा है, वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा है, मणिकरण गर्म पानी का चश्मा है, कसोल है। अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा के मैक्लोडगंज में भागसू नाथ पानी का चश्मा है। तो ये बात सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। कालिका कुंड जो है कहाँ पे? वो चंबा में। लुनानी कहाँ पे? तो लुनानी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, सभी दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।